हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर 2 के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़े थे। डाल्टन की बातें फेल हो गई तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई। तो पहले हम लोग का इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। उसका बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन ने किए थे। और प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किए थे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई उसका बाद जे थॉमसन ने अपना फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया। तो आज उन्हीं के बारे में हम लोगों को बात करना है। जे थॉमसन का मॉडल क्या है, जे थॉमसन फेल क्यों हो गए। फिर हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का मॉडल क्या है। जैसे ही जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आता है। रदरफोर्ड का भी मॉडल फेल हो जाता है, फिर बोर मॉडल आता है। बहुत सारे मॉडल का बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जे थॉमसन का मॉडल। तो ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो मॉडल होगा वो जे थॉमसन का होगा। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये हम लोग का फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो आप देखिए जे थॉमसन का मॉडल क्या था। जे थॉमसन ने बोले थे कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के साथ साथ में उन्होंने बोले कि हमारा एक एटम होता है और ये एटम कुछ ऐसा होता है, और एटम में कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पॉजिटिव चार्ज पूरा क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं दिखाई देता है। देखिए यहाँ में उन्होंने उनका स्टेटमेंट क्या था, पॉजिटिव चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडमली थ्रू आउट द एटम। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हर जगह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट। जैसे जे थॉमसन ने अपना मॉडल, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल को, इनको हम लोग क्या भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए इनका पहला स्टेटमेंट क्या था, पॉजिटिव चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। और देखिए पॉजिटिव चार्ज पूरा स्फीयर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और निगेटिव चार्ज आर एम्बेडेड ऑन इट। निगेटिव चार्ज कहीं कहीं दिखाई देते हैं, और यही निगेटिव चार्ज को उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट, इनका ये कहने का मतलब था। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप लोग जानते थे कि एटम्स न्यूट्रल होता है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ में आप लिख सकते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इन्हीं का मॉडल को हम लोग भी क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। देखिए जिस प्रकार जे थॉमसन ने क्या बोले कि जिस प्रकार हमारा वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन को हिंदी में लालमी बोला जाता है, ठीक है, जिस प्रकार हमारा वाटरमेलन होता है उसी प्रकार हमारा एटम होता है। जिस तरह वाटरमेलन का अंदर में रेड पार्ट पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उस तरह हमारा एटम का अंदर में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जिस तरह वाटरमेलन का अंदर में सीड्स कहीं कहीं अपने फिक्स पोजीशन पे दिखाई देती है, उसी तरह हमारा एटम का अंदर में इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं। ये जे थॉमसन का पहला मॉडल था। जे थॉमसन ने क्या बोले कि ये पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पूरा कहीं कहीं फिक्स पोजीशन में पाए जाते हैं ऐसे।
और यहाँ में जितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उसको निगेटिव चार्ज बैलेंस करेगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि एटम हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसी को हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। जैसे आप लोग देखिए घर में खीर बनाते हैं तो दूध डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, तो आपका जो दूध हो गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और चावल क्या हो गया, कहीं कहीं दूध में पाया जाएगा चावल, वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऐसे उन्होंने अपना मॉडल को समझा पाए। लेकिन आप ही बताइए क्या इनका मॉडल सक्सेसफुल रहा? क्या नहीं रहा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन का हिसाब से यहाँ में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बताइए, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होते हैं। जिस तरह वाटरमेलन का अंदर में सीड्स फिक्स होता है, उसी तरह एटम का अंदर में इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है। ये किसका अनुसार? जे थॉमसन का अकॉर्डिंग। ठीक है ना, जे थॉमसन का अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी। लेकिन बाद में देखा गया इलेक्ट्रॉन्स हमारे रुके हुए नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन जे थॉमसन का समय में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई नहीं थी, इसलिए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का बारे में नहीं बताया कि एटम का अंदर में इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होता है, एटम का अंदर में न्यूक्लियस भी होती है। ये सब जानकारी जे थॉमसन को नहीं था, इसलिए जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसका बाद हम लोग का एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दिया, और उन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि हमारा जो एटम होता है, एटम का अंदर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पाई जाती हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होती हैं वो सेंटर में पाई जाती हैं, जिनको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स रुका हुआ नहीं होता। लेकिन जे थॉमसन का हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, इसलिए इनका मॉडल यहीं में फेल हो जाता है। तो अब हम लोग लिखेंगे इनका ड्रॉबैक क्या है, फेल्योर क्या है। ठीक है, ठीक है, तो इनका ड्रॉबैक देखेंगे। ड्रॉबैक इनका ये है, देखिए अच्छा कोई भी डिस्कवरी होती है तो उसका ड्रॉबैक आता है, फिर नए साइंटिस्ट आते हैं, उन पे काम करते हैं, फिर उनकी कुछ फेल्योर होती है, फिर नए साइंटिस्ट, ऐसे ही हमारा केमिस्ट्री की आगे बढ़ती गई, केमिस्ट्री आगे बढ़ती रही, कुछ बढ़ाए। जैसे आप लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल सबसे पहले डोवेरेनियर ने बनाए थे, फिर उनका भी पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। फिर हम लोग का क्या पढ़ते हैं, न्यूलैंड का पढ़ते हैं, न्यूलैंड का फिर फेल हो जाता है, मेंडलीफ का पढ़ते हैं। मतलब कि एक साइंटिस्ट आते हैं, उनकी कुछ डिमेरिट होती है, फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, ऐसे ही चलते रहता है। तो इनका भी ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक पहला ड्रॉबैक क्या था, इलेक्ट्रॉन आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं होते, दे आर revolving around nucleus, but that time nucleus was not discovered। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया। आपको पहला ड्रॉबैक क्या बोलना है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं होते। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बताइए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। लेकिन जे थॉमसन को ये बात पता नहीं था कि एटम का अंदर में भी इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी। ठीक है, तो ये इनका ड्रॉबैक था। और दूसरा इनका ड्रॉबैक क्या था, होल एटम आर नॉट सॉलिड, होल एटम आर नॉट सॉलिड, most of the part of atom are vacant। इनका ड्रॉबैक इन्होंने क्या बोल दिए थे कि जिस तरह हमारा वाटरमेलन सॉलिड होता है उसी तरह एटम भी सॉलिड होते हैं, एटम का अंदर में कुछ भी खाली जगह नहीं होता है। बाद में भी देखा गया तो इनका क्या हुआ कि एटम का अंदर में कुछ खाली जगह होता है, पूरा स्पेस ऑक्युपाइड नहीं होती है, कुछ वैकेंट जगह भी होती है, कुछ खाली जगह भी होती है
एटम का अंदर में। लेकिन जे थॉमसन ने क्या बोले, एटम जिस तरह हमारा वाटरमेलन सॉलिड होता है उसी तरह एटम सॉलिड होता है। एटम का अंदर में क्या होता है, कुछ खाली पार्ट नहीं होता है। तो ये इनका दो ड्रॉबैक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो हमारा जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। उस समय एक और नए साइंटिस्ट है जिनका नाम है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इनका मॉडल काफ़ी सही रहा लेकिन ये भी फेल हो गए। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या है, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनको ये भी नहीं पता था कि मैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर रहा हूँ, लेकिन गलती से भी कभी कभी काम अच्छी हो जाती है। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। तो उन्होंने कैसे किए, ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में क्या होगा, उन्होंने एक अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए। अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। रदरफोर्ड ने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किसकी डिस्कवरी की है बताइए, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, देखिए इनका डिस्कवरी में क्या था, सबसे पहले उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया, फिर कंक्लूजन निकाला और बताया। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिए, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब होता है एक, उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में उन्होंने रेडियम गन लिए। मैं ये लिख देता हूँ रेडियम गन, ठीक है, रेडियम गन। तो रेडियम गन का अंदर में यहाँ में एक गोल्ड फॉयल था। एक गोल्ड फॉयल, एक पतली सी प्लेट थी जो किससे मिलके बनी थी, गोल्ड से। और यहाँ में उन्होंने एक स्क्रीन लगाए थे। इस स्क्रीन का नाम है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अच्छा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन किससे मिलके बनी होती है, जिंक सल्फाइड से। मैं बता भी रहा था फ्लोरोसेंट स्क्रीन का काम होता है कि कोई भी लाइट उस पर जाके टकराएगी तो चमक दिखाई देगा, ब्राइटनेस दिखाई देगा। और इस गन का अंदर में उन्होंने क्या रखे थे, उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल रखे थे। इस गन का अंदर में क्या है हमारा, अल्फ़ा पार्टिकल। तो देखिए यहाँ में एक नया टर्म आया, अल्फ़ा पार्टिकल किसको बोलते हैं। देखिए अल्फ़ा पार्टिकल हमारा जो होता है ना, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज़ कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल। देखिए हमारा हीलियम जो होगा, मैं आपको यहाँ में समझा देता हूँ। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, एटॉमिक मास 4 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, प्रोटॉन कितने होंगे, 2। तो ये हमारा मान लीजिए प्रोटॉन है +2 और यहाँ में इलेक्ट्रॉन होगा। और इस 2 इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर दीजिए तो यहाँ में क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा, 2 प्रोटॉन बचेगा। और ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। और यही न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल। तो हीलियम का न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल। हीलियम में क्या होता है, 2 हीलियम 4 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, प्रोटॉन 2 होते हैं। आप अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो केवल हीलियम का न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन बचेगा। और यही 2 प्रोटॉन को आप लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल। तो आप यहाँ में बता सकते हैं कि हमारा जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अल्फ़ा पार्टिकल कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिनका चार्ज +2 होता है। क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, उसका वजह से +2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए। तो आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस को अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। और अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज +2 होता है, ठीक है। और उसका मास कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा यहाँ में लिख देता हूँ अल्फ़ा पार्टिकल का बारे में। अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है हमारा 2 हीलियम 4 होता है, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस होता है। और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और इसका चार्ज +2 होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना चाहिए अल्फ़ा पार्टिकल का बारे में। तो यहाँ में क्या था, हमारा रेडियम गन था। रेडियम गन का अंदर में अल्फ़ा पार्टिकल रखा गया था और बार बार रदरफोर्ड ने इस गन से अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करा रहे थे। बार बार अल्फ़ा पार्टिकल का यहाँ में बम्बार्डमेंट करा रहे थे। तो बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद में स्ट्रेट लाइन में जाने लगा। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट पाथ आफ्टर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉयल। 99% अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो गोल्ड फॉयल से टकराने पे सीधा लाइन में जा रहे थे।
उसके बाद बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद में कुछ एंगल में डेविएट हो गए। मतलब जब कैसे पता चला कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा R1 R2 R3 रीजन में डिवाइड किए थे और यहाँ में फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी लगी थी, क्योंकि उस पर कुछ भी जाएगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टकराएगा तो वहाँ में ब्राइटनेस चमकने लगता है। तो यहाँ में बहुत सारी ब्राइटनेस इस स्क्रीन पे आ रही थी, ये इस रीजन में बहुत सारी ब्राइटनेस दिखाई दे रही थी। तो रदरफोर्ड ने सोचा अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहा होगा, इसलिए यहाँ में ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल थे जो कुछ एंगल में डेविएट हो गए, कुछ एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ एंगल में, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, जिसको अल्फा से डेविएट हो गए। तो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि हमारे 99% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में जा रहा है आफ्टर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद में बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हमारे स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कुछ एंगल से डेविएट हो रहे थे। रदरफोर्ड ने अब रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने यहाँ में एक स्क्रीन लगाए थे। फिर उन्होंने क्या किया कि स्क्रीन को इस साइड में लगा दिए, बैक साइड में लगा दिए और अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करते रहे। तो रदरफोर्ड को कुछ देर के बाद में दिखाई दिया कि इस स्क्रीन पे भी उनको कुछ चमक दिखाई दे रही थी, ब्राइटनेस दिखाई दे रही थी। तो रदरफोर्ड एकदम आश्चर्य हो गए कि मैं तो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट इस डायरेक्शन में करा रहा हूँ, लेकिन जो ब्राइटनेस है या इस स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। उन्होंने सोचने लगे, ये रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी। रदरफोर्ड ने पूरा सोचे और काफ़ी कंक्लूजन इनका बारे में निकल के आती है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि रदरफोर्ड ने सोचा कि मैं अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट इस डायरेक्शन में करा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो चमक दिखाई दे रही है पीछे दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? तो आप भी ऐसा सोचिए, जैसे कि आप एक चार वॉल का बीच में है और एक बॉल, जैसे आप ग्राउंड में खेलने जाते हैं, एक बॉल को फेंकते हैं तो बॉल हमेशा सीधी लाइन में चली जाती है। लेकिन अगर आपका पास में 4 ग्राउंड है, 4 वॉल का बीच में आप हैं और एक बॉल को फेंकेंगे तो बॉल क्या होगा, आगे जाएगा, फिर उस वॉल से टकरा के फिर वापस आ जाएगा। तो रदरफोर्ड ने सोचे कि एटम का अंदर में कुछ ऐसा होता होगा जिसका वजह से अल्फा पार्टिकल गया, टकरा के फिर वापस आ गया। ठीक है ना। तो ये रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी और रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन को हम लोगों को देखना है। ठीक है, ये रदरफोर्ड की डायग्राम थी, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन क्या था। रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन क्या था? रदरफोर्ड का पहला ऑब्जर्वेशन था, रदरफोर्ड का पहला ऑब्जर्वेशन था 99% of particle moves in straight path after striking the gold foil। ठीक है, गोल्ड फॉयल पे टकराने से 99% पार्टिकल हमारे क्या हो रहे हैं, सीधे चले जा रहे हैं। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल, दूसरा इनका ऑब्जर्वेशन था, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल 1 आउट ऑफ 200, 2000 से 1 आउट ऑफ 2000 डिफ्लेक्टेड विथ सम एंगल। कुछ एंगल में कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रही हैं, डिफ्लेक्ट हो रही हैं, अबाउट 1/200 बोल सकते हैं। तीसरा, वेरी फ्यू 1 आउट ऑफ 20,000 very few of alpha particle moves in 180 डिग्री एंगल। मतलब क्या हुआ कि हमारे 20,000 अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराए तो उसमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री एंगल में आ रहा है। अच्छा देखिए, 180 डिग्री एंगल का मतलब क्या होता है, आप जिस पाथ में गए फिर आप उसी पाथ से रिटर्न हो जाइए, तो उसको हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री। मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला होगा,
फिर किसी से टकरा के फिर वापस में आ गया है, तो एंगल कितना हो जाएगा 180। तो ये रदरफोर्ड का क्या था, ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने ऐसा देखा कि बार बार रेडियम गन से गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा कुछ देखे। फिर इनका कंक्लूजन सुनते हैं। कंक्लूजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो रदरफोर्ड की कंक्लूजन ये थी, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए उनका कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन क्या था, देखिए कंक्लूजन ये था कि उन्होंने सोचे कि बार क्या देख रहे थे कि एक हमारा एटम होता है, एटम के अंदर में अल्फ़ा पार्टिकल जा रही हैं, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल सीधे लाइन में चली जा रही हैं, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो रही हैं, सीधे लाइन में चली जा रही हैं। यहाँ से भी अल्फ़ा पार्टिकल आया, सीधा चला गया। कुछ पार्टिकल ऐसे थे, अल्फ़ा पार्टिकल आए, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गए, अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे हैं, यहाँ से कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। बार बार रदरफोर्ड यही ऑब्जर्व करके देख रहे थे। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि अल्फ़ा पार्टिकल भी यहाँ से क्या है, ये अल्फ़ा पार्टिकल है। और अल्फ़ा पार्टिकल कैसे चार्ज होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल हमारे कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो रदरफोर्ड ने सोचे कि ये अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ज़रूर एटम का अंदर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता होगा, जिसका वजह से अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ तक आया, कुछ डिवीज़न नहीं हुई। जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में होते होंगे तो ये क्या हो रहा है, रिपेल कर रहे होंगे। तो रिपेल कर रहे हैं तो ये पार्टिकल इधर चला जा रहा होगा, अल्फ़ा पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहा होगा, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या देखे कि हमारा एटम होता है, और एटम जो होता है ना, एटम का अंदर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बहुत ही छोटी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पाई जाती हैं। और यही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस। अगर मान लीजिए अल्फ़ा पार्टिकल हमारा आया और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से टकराया, तो फिर कैसे आ गया होगा, कैसे आ जाएगा बताइए, 180 डिग्री एंगल में आ जाएगा। तो यही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को उन्होंने एक नाम दिया, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। मतलब कि आप ही सोच के बताइए कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना छोटा होगा कि 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराने पे केवल एक ही पार्टिकल इस न्यूक्लियस से जाके टकराया, इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से टकराया। अगर हमारा बताइए, अगर न्यूक्लियस की ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती बहुत बड़ी होती, अगर मान के सोचिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर इतनी बड़ी होती, तो यहाँ से बहुत सारा अल्फ़ा पार्टिकल, अगर मान लो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इतना होता, तो बहुत सारा अल्फ़ा पार्टिकल उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करके 180 डिग्री एंगल में आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए रदरफोर्ड ने बोले कि रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एक एटम होता है, एटम पूरा सॉलिड नहीं होता है। अगर सॉलिड होता है तो अल्फ़ा पार्टिकल पास भी नहीं हो पाता। तो एटम्स आर नॉट सॉलिड, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। एटम का अंदर में एटम्स आर स्फेरिकल हॉलो। एटम हमारा क्या होता है, एक स्फीयर होता है, स्फीयर का जैसा होता है। और अब देखिए, और एटम का अंदर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है जो सेंटर पे कंसंट्रेट होती है, जो सेंटर पे होती है, और वही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम न्यूक्लियस होता है। यही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का क्या नाम होता है, न्यूक्लियस होता है। और आप ही बताइए, जे थॉमसन ने क्या बोले, जे थॉमसन ने बोला था कि एक हमारा एटम होता है, और एटम पूरा, इसमें कौन सा पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं होते हैं। तो आप बताइए, अगर पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो अल्फ़ा पार्टिकल पास ही नहीं कर पाता, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर दे, रिपेल कर देते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कुछ सेंटर में कंसंट्रेट होती हैं, और वही सेंटर का नाम न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि जे थॉमसन रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एटम होता है, एटम का सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती हैं, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम होता है न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम में घूमते रहते हैं। आप ही बताइए, यहाँ से अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इधर चला गया, मतलब यहाँ में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, निगेटिव की तरफ में भागा। इसका मतलब एटम होता है, एटम का सेंटर में न्यूक्लियस होती है,
और एटम का जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है वहाँ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड के। कंक्लूजन थी कि एटम्स जो होती एटम का सेंटर में क्या होता है कि स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पाई जाती हैं जिनका नाम न्यूक्लियस होता है। इसी को हम लोग प्लेनेटरी मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह हमारे प्लेनेट घूमते रहते हैं उसी तरह हमारा क्या होता है, एक एटम होता है। थोड़ा सा डायग्राम को अच्छा बना दिया जाए। देखिए हमारा एक एटम होता है और एटम का अंदर में एक सेंटर होता है और यहाँ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि जिस तरह आप लोग क्या होते हैं कि ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो आपका जो ग्राउंड होता है वो ग्राउंड पूरा आपका एटम होगा, लेकिन आपका जो फुटबॉल होती है वो न्यूक्लियस होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ग्राउंड का कंपेयर में फुटबॉल की साइज़ कितनी छोटी होती है। तो हमारा जो न्यूक्लियस की साइज़ होती है ना, बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू एटम का साइज़ में। आप सोच के देखिए, एटम तो खुद दिखाई नहीं देता है, तो एटम का अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की साइज़ कितनी छोटी होगी, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ में ध्यान से देखेंगे, आपका जो साइज़ होता है ना, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस जो होती है 10⁻⁻15 मीटर की होती है। अगर मीटर में मालूम है तो सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। और साइज़ ऑफ एटम जो होता है, जो एटम की साइज़ होती है 10⁻⁻10 मीटर की होती है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि एटम की साइज़ न्यूक्लियस की साइज़ से 1 लाख टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसे। देखिए अगर आपको लिखना है एटम का साइज़, ए मतलब एटम का साइज़, ठीक है, आप आपका मर्जी, ठीक है ना, आप जैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं एटम का साइज़ है कि नहीं, ए मतलब एटम का साइज़, एन का मतलब न्यूक्लियस का साइज़। तो एटम का साइज़ 10⁻⁻10 मीटर है और न्यूक्लियस की साइज़ 10⁻⁻15 मीटर है। मीटर से मीटर कट जाएगा और आप लोग एक रूल पढ़े होते हैं, a⁻m/a⁻n। ये -15 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 + 15, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। तो 10 की पावर 5 का मतलब होता है 1 लाख। ठीक है, आप और इस न्यूक्लियस साइज़ को आप इधर क्रॉस कर लीजिए, तो एटम की साइज़ जो होगी वो 10 की पावर 5 टाइम्स न्यूक्लियस की साइज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि जो न्यूक्लियस की साइज़ होती है उससे 1 लाख टाइम्स बड़ा एटम की साइज़ होता है। ठीक है ना, तो एटम का साइज़ बहुत ही बड़ा होता है। और अगर पूछा जाएगा कि बताइए एटम का वॉल्यूम और न्यूक्लियस का वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, तो आप उसका क्या भी निकाल सकते हैं, रिलेशन भी निकाल सकते हैं। देखिए आप लोग, ठीक है, तो ये एटम का साइज और न्यूक्लियस की साइज हो गई। अच्छा, तो देखिए आप लोग यहाँ में थोड़ा सा मान लीजिए हमारा रेडियस ऑफ एटम जो होगा, रेडियस ऑफ एटम का जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ एटम, तो मैंने R1 लिखा, वो कितना था अभी बताइए, 10⁻⁻10 मीटर था। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को मैंने R2 माना, जो 10⁻⁻15 मीटर का होता है। और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम्स हमारे क्या होते हैं, स्फीयर होते हैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, अच्छा वॉल्यूम का मतलब होता है वो कितना जगह कवर करते हैं, कितना स्पेस लेते हैं, वही वॉल्यूम होती है। तो आप वॉल्यूम का रिलेशन लिखिए, तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई एटम का रेडियस, और यहाँ में हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यू। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो R1/R2, R1 हो जाएगा R1 10⁻⁻10 की क्यू अपॉन 10⁻⁻15 का क्यू। 10⁻10 मतलब -30 और ये 10⁻⁻45, और 45 को ऊपर लेके जाइए तो 10⁻⁻30 + 45 हो जाएगी। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻15। तो यहाँ से आप कंपेयर करके लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एटम जो होगा
और 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम से एटम का वॉल्यूम 10⁻15 टाइम्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। फिर इसी के साथ में हम लोग देखते हैं, जैसे ही हमारा रदरफोर्ड का मॉडल आया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किए, न्यूक्लियस होता है और एटम कैसे घूमता है। एटम होता है, एटम का सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ऐसा उन्होंने अपना मॉडल दिया। ठीक है, तो फिर लेकिन ये मॉडल फेल हो जाती है। मॉडल क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो मॉडल क्यों फेल हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उसी समय हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेंडमली मोशन करता है तो एनर्जी लूज करेगा। ये जाहिर सी बात है। अगर आपको कोई बोला जाएगा कि आप दिन भर घूमते रहिए, आप फील्ड का पूरा चक्कर लगाते रहना है, हो सकता है कि आपका पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है तो आप 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड या 2 घंटा तक आप दौड़ते रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप दिन भर तो नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि आपका पास, हम लोग चार्ज पार्टिकल हैं, हम लोग दिन भर दौड़ेंगे तो हमारा एनर्जी लूज हो जाता है। एनर्जी लूज हो जाएगा तो हम लोग उस ग्राउंड में बैठ जाएंगे। तो वही बात किसने बताया, मैक्सवेल का थ्योरी को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारा क्या होता है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, एक एटम होता है, एटम का अंदर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बोलिए, चार्ज पार्टिकल होता है, क्योंकि इसका चार्ज क्या होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, ये रेंडमली मोशन करता है तो एनर्जी लूज हो जाएगा। अगर एनर्जी लूज होगा, आप लोग भी जैसे आप लोग ग्राउंड में दौड़ते हैं तो पहले आप लोग क्या करते हैं, आप लोग का एकदम पूरा लंबा वाला पाथ को कवर करते हैं। फिर धीरे धीरे इस रेडियस को कम करते 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 थक जाते हैं, फिर यहाँ में ग्राउंड में बैठ जाते हैं। आपका रेडियस धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर उसी प्रकार अगर हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, अगर चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रेंडमली मोशन करेगा तो एनर्जी लूज करेगा। अब ये अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी क्या है, एनी चार्ज पार्टिकल, any accelerated charge particle, any accelerated charge particle, any accelerated charge particle emit radiation and lose energy कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है और रेडिएशन इमिट करेगा और एनर्जी लूज करेगा। तो उसी प्रकार हमारे ये है मैक्सवेल का थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, ये क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल की थ्योरी, ये क्या थी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगी तो क्या करेंगी, एनर्जी को क्या करेंगे, रेडिएशन इमिट करेंगे और एनर्जी लूज करेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, अगर ये रेंडमली मोशन कर रहे हैं तो ये भी अपना एनर्जी को रेडिएशन इमिट करेगा और एनर्जी लूज करेगा। अगर लूज करेगा तो धीरे 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 कम 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 होते होते क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगी उसकी, कम होगी और ये जाके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके कोलाइड हो जाएगा। तो एटम का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। फिर एटम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एटम स्टेबल नहीं होगा। लेकिन आप लोग सब कोई जानता है कि एटम एग्जिस्ट करता है, एटम स्टेबल होता है। इसका मतलब कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक ये है कि ये रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अब हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है। पहला ड्रॉबैक क्या है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम।
ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी का बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बताया। और दूसरा हमारा था ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का बारे में इन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो यही इनकी दो ड्रॉबैक थी कि पहला एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताई, क्योंकि मैक्सवेल ने ऐसा बताए थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन करता है, रेंडमली मोशन करता है, तो एनर्जी लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी रेंडमली मोशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी लूज करेगा। अगर एनर्जी लूज करेंगे तो न्यूक्लियस में जाके कोलाइड होंगे, एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो एटम स्टेबल नहीं होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एटम एग्जिस्ट करता है, एटम स्टेबल होता है, एटम की सारी चीज़ होती है। मतलब एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर का बारे में रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उनकी रेडियस क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, मतलब रेंडमली मोशन करता है। रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घूमता है, कैसे घूमता है, ये सारी बातें बोर मॉडल ने एक्सप्लेन किए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं में ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा बोर का मॉडल क्या है। बोर ने क्या बताया, बोर मॉडल ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन कोई भी पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, पूरा हम लोग डिराइव करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।